बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इंग्लैंड से पढ़कर आया तो अम्मा ने मेरी शादी जबरदस्ती खाला की बेटी से कर दी, जो अनपढ़ होने के साथ साथ बदसूरत भी थी। सुहाग रात को उसकी शक्ल देखते ही मुझे उससे नफरत हो गई और मैंने उसे साफ लफ्जों में बोल दिया कि मैं तुम्हें बीवी वाले हकूक कभी नहीं दूंगा। 4 महीने गुजर गए, मैंने उससे बात तक न की। तो एक रात मेरी आंख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं थी। मुझे उलझन सी हुई। मैं उसे ढूंढते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी बीवी वहाँ। मैंने क्या सोचा था और क्या हो चुका था। कुछ देर पहले जो कुछ मैं करके आया था, यकीनन उससे मेरे वालिदैन की बहुत बेइज्जती हुई होगी, मगर मैं भी क्या करता। मेरा दिल किसी तौर पर भी इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं था। मैं कैसे मान लेता कि मेरी शादी ऐसी लड़की से भी हो सकती है। हैरानगी तो मुझे मेरे वालिदैन पर थी। क्या सोचकर उन्होंने अपने इतने हसीन बेटे के लिए ये लड़की पसंद की थी। मैं अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े हुए अपने कमरे में खड़ा था। चारों अतराफ में फूलों की खुशबू थी। पूरे कमरे को मेरी सुहाग रात के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था, मगर दुल्हन ऐसी थी कि एक नजर भी डालने को दिल न चाहा। मेरा दिल टूट कर रह गया था। एक पल में सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपनी दुल्हन को वहीं छोड़कर वापस कमरे में आ गया। तभी मेरे कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और मेरे कानों से मानो धुआं निकला था। मेरे अंदर तो गोया किसी ने आग सी भर दी थी। मेरी माँ खूनख्वार नजरों से मुझे देख रही थी और मुझे उनके गुस्से की जरा भी परवाह न। और उनके साथ घूंघट ओढ़े मेरी बीवी भी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी रगें फिर से तन सी गई थी। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और अम्मी को बोला, ले जाएं इसे यहाँ से। मैं इसे अपने कमरे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या सोचकर आपने मेरी इससे शादी की है? मुझे तो शुरू से काले रंग से नफरत थी। मैंने आज तक ये रंग नहीं पहना, कभी काली चीज को छुआ तक नहीं था, और आपने स्याह फार्म से मेरी शादी करवा दी। घिन आती है मुझे उसके वजूद से। मैं बेचैनी से बोला, ये सोचे समझे बगैर के घूंघट में खड़ी इस लड़की के दिल पर न जाने क्या बीती होगी। मैंने अपनी करवाहट निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अम्मी ने उस लड़की को मेरे कमरे में बिठाया और मुझे लेकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर लॉन्ज में बाबा भी गुस्से से बैठे थे। अभी कुछ देर पहले सब मेहमान यहाँ मौजूद थे। मैं 1 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड से वापस आया था। मेरी वालदा ने मेरा रिश्ता खाला की बेटी से तय कर दिया। मेरी खाला गांव में रहती थी, इसलिए मैंने कभी अपनी खालाजाद को नहीं देखा था, लेकिन मेरी माँ उसकी जितनी तारीफें करती थी, मुझे लगता न जाने कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए बिना इख्तलाफ किए गांव इस जाहल गवार को ब्याहने चला गया। निकाह के बाद रुखसती भी घूंघट में ही हुई थी। वापस घर पहुंचकर जब शीशा दिखाई की रस्म हुई तो उसे शीशे में देखकर मेरे होश ही उड़ गए। एक सांवली सलोनी सी लड़की शर्माती हुई मुझे देख रही थी। मैंने तो वो शीशा उठाया और बिना मेहमानों का लिहाज किए जोर से जमीन पर पटक दिया और खड़ा हो गया। मैंने कहा, मुझे ये लड़की किसी तौर पर बीवी की हैसियत से मंजूर नहीं। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। मेरे दिमाग की रगें गुस्से से तन गई थी। क्या समझकर इन्होंने मेरा रिश्ता इस लड़की से किया था? मैं इंग्लैंड से पढ़कर आया था, एक ऐसी जगह जहाँ हुस्न ही हुस्न चारों तरफ नजर आता है, और मैं हुस्न का दिलदार था, हुस्न परस्त था, हसीन चीजों और इंसानों पर मरता था। मुझे काले रंग से भी नफरत थी और मेरी माँ ने वैसी ही लड़की मेरे लिए पसंद की। मैं तो किसी तौर पर भी उस लड़की से निभा ना करता। अब मैं बाबा के सामने खड़ा था, लेकिन अपने मौकफ पर कायम था। अम्मी और बाबा मुझे डांट कर तो कभी प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे। अम्मी अपनी बहन से किया वादा नहीं तोड़ सकती थी और इन वादों के चक्रों में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बगैर लिहाज किए अम्मी अब्बा के मुंह पर कह दिया, मैं इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दूंगा। मेरे अल्फाज सुनकर मेरे माँ बाप तो सकते में चले गए। अगले ही पल बाबा ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। न चाहते हुए भी मुझे ये करवा घूंट भरना पड़ा। आज सुबह की खुशी और अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। मैं बोझल कदमों से सीने पर पत्थर रखकर कमरे की जानिब बढ़ने लगा। मैंने अपनी होने वाली बीवी को लेकर बहुत से सुहाने ख्वाब सजा रखे थे। मैं खुद भी कोई कम हसीन न था। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में कई लड़कियां मुझ पर फिदा थी, मगर मैंने खुद को हमेशा अपने महरम के लिए संभाल कर रखा था। मैं जानता था कि मेरी इस नेकी का बदला बहुत हसीन मिलेगा। जैसे ही मैं पढ़ाई मुकम्मल हुई, मैं पाकिस्तान वापस लौट आया, जहां मेरे वालिदैन और खानदान वालों ने पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। कई सालों बाद अपने शहर में वापस आकर मैं भी बहुत खुश था। जल्द ही इस शहर में मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई। अब अम्मी मेरी शादी के ख्वाब सजाने लगी। उन्होंने मुझे बता रखा था कि बचपन में ही उन्होंने खाला की बेटी को मेरे लिए मांग लिया था। मुझे भी कोई एतराज नहीं था, मगर हाँ, एक तजस्सुस जरूर दिल में उभरा था
कि न जाने वो कैसी होगी। चूँकि वो गांव में रहते थे और हम लोग शहर में, इसलिए खाला और खालू से तो इंग्लैंड जाने से पहले मुलाकात हुई थी, मगर उनकी बेटी से एक बार भी नहीं मिला था। चंद रोज बाद अम्मी मेरी बात पक्की करने के लिए गांव चली गई। जब वापस लौटी तो बहुत खुश थी। खाला ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए। माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उन्होंने शादी को लेकर अपने सारे अरमान पूरे किए और फिर धूमधाम से मेरी शादी का फंक्शन शुरू हो गया। मैं बेहद खुश था। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी ये खुशियाँ सिर्फ तब तक हैं जब तक मैं खाला के घर नहीं पहुँच जाता। हम बारात लेकर खाला के घर पहुँचे। जब निकाह का वक्त हुआ तो अरूसी जोड़े में मलबूस मेरी दुल्हन को लाकर मेरे मुकाबिल बिठा दिया गया। हम दोनों के बीच सुर्ख रंग के दुपट्टे को हाइल कर किया गया था। न जाने वो परी पैकर कितनी ही वजीहा होगी, मैं सोचकर ही मुस्कुरा गया। मौलवी साहब इजाबे कबूल करवा रहे थे। मैंने न जाने क्यों उसे अपने लिए कबूल कर लिया। घूंघट में छुपा चेहरा हसीन तो शेजा का नहीं, बल्कि मैंने आंखें मीच कर खोली और कमरे में दाखिल हुआ। वो लड़की अभी भी मेरी घूंघट डाले बैठी हुई। मुझे आज तक किसी से इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी अपनी बीवी के लिए महसूस हो रही थी। उसकी खातिर मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा और जायदाद से भी आग करने की धमकी दी। मैं उसके करीब गया और एक झटके से उसका घूंघट उठाया। वो सहम कर पीछे हटी। काला रंग, बदसूरत चेहरा और बेढंगे नकूश देखकर मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार में मारूं। मैं हकारत से सख्त लहजे में बोला, इस बदसूरत चेहरे को तुमने घूंघट में छुपा कर बैठी हो? बंद करो ये फालतू के ड्रामे और उठो मेरे बिस्तर से। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और बदशक्ल लड़की को मैं कभी भी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरे माँ बाप की बहू हो, मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना, समझी? मेरी बात सुनकर वो फौरन बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। उसकी आंख में कुछ देर पहले आंसू थे, मगर वो अब बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे में की गई सारी सजावट को उतार कर फेंक दिया और अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने तो अपनी बीवी के नाम जानने की भी कोशिश नहीं की थी, जो अब दुल्हन के लिबास में कमरे के एक कोने में घुटनों पर सर रख के बैठी रो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरा बिल्कुल साफ था। मेरी बदसूरत बीवी कहीं भी मौजूद ना थी। मैंने शुक्र अदा किया कि सुबह सुबह वो मनहूस शक्ल मुझे देखने को नहीं मिली। मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए नीचे गया तो किचन में मेरी बीवी नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर अम्मी मुस्कुराकर बोली, देखो यासिर, माही ने पहले ही दिन पूरा घर संभाल लिया है। मैंने लाख मना किया मगर कहती मैं खुद नाश्ता बनाऊंगी। तो इसमें आपका ही फायदा हुआ अम्मी, मुझे क्या मिला? मैं दिल ही दिल में बुड़बड़ा कर रह गया। अलबत्ता मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कम से कम मैं माही के हाथ का बना नाश्ता तो नहीं खा सकता था। मैं बगैर नाश्ता किए ही घर से चला गया। शादी के अगले दिन से ही मुझे ऑफिस में देखकर मेरे कोलीग्स और दोस्तों ने चामोगियां शुरू कर दी। कुछ ने तो भाभी से मिलने की फरमाइश भी जाहिर की, मगर मैं बात को टाल मटोल कर गया। कम से कम ऐसी बदसूरत भाभी से मिलवा कर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। मैंने तो कभी कमतर चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया था। उस शाम जब मैं घर वापस लौटा तो यूं ही अपने ध्यान में चलता हुआ बगैर कदमों की चाप पैदा किए कमरे का दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी बीवी मेरी शर्ट को सीने से लगाकर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर बिखरे हुए थे। सामने दीवार पर मेरी तस्वीर लगी थी। वो मेरी तस्वीर को अपने हाथों से छूकर फीकी सी मुस्कुराहट दी। न जाने कितना कर्व था उसकी एक मुस्कुराहट में, मगर मुझ पर तो नफरत और घिन इस कदर हावी थी कि मुझे उसकी जज्बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं गुस्से से आग बगोला होकर आगे बढ़ा और उसको बाजू से पकड़कर दबोच लिया। उसके हाथों में मौजूद अपनी शर्ट छीनी और जमीन पर फेंक दी और उसे अपने पैरों में मसलने लगा। मेरा ये अमल देखकर उसकी आंखों में खौफ उतरा। मैं उसे झटक कर बोला, आइंदा मेरी चीजों के पास भी मत भटकना। तुम्हें इस कमरे में रात के लिए बर्दाश्त कर लेता हूँ, यही बहुत है। मेरी बात सुनकर वो कुछ ना बोली, बस फीका सा मुस्कुराकर अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ कर गई। मुझे हैरत सी हुई, वो मेरी इतनी बातें सुनने के बावजूद पलटकर एक बार भी मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे लड़े झगड़े ताकि मेरी इससे जान छूट जाए, मेरे पास उसे तलाक देने का बहाना हो, मगर वो खामोशी से कमरे से बाहर चलेगी और मैं अपनी पसंदीदा शर्ट को देखकर एक सर्द सांस खारिज करके रह गया। मुझे इसे देखकर सिर्फ एक ही जज्बा उभरता था और वो था नफरत का। मैं उससे इस शिद्दत से नफरत करता था, उसकी शक्ल देखते ही मेरी रगों में खून उबलने लगता। यूं ही वक्त गुजरने लगा। मैं जब भी घर जाता तो माही कभी अम्मी की खिदमत कर रही होती,
या बाबा से पुराने किस्सों पर तबसरे कर रही होती। मैंने उसे अपनी किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर रखा था, मगर इसके बावजूद अम्मी बाबा के सामने मुझे उससे नॉर्मल लहजे में बात करना पड़ा। उस मनहूस की वजह से मेरे बाप ने मुझे जायदाद से आग करने की धमकी दी थी। पिछले 2 माह से हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। वो सिर्फ रात को ही कमरे में आती और फर्श पर बिस्तर बिछा कर सो जाया करती। बिस्तर के नाम पर सिर्फ एक चादर ही थी जिसे वो बिछाया करती। मेरा दिल बागी हो चुका था। अपने माँ बाप के फैसले ने मुझे बागी कर दिया था। मैं उस लड़की को हर तरह से जिद करना चाहता था ताकि एक रोज वो खुद ही तंग आकर मुझे छोड़ने का फैसला कर ले। मेरी एक कोलीग थी जो मुझसे शादी से पहले दिलचस्पी रखती थी। वो हर लिहाज से बेहतरीन थी। मैंने उससे बेतकल्लुफी बढ़ाना शुरू कर दी। आधी रात तक मैं उससे फोन पर हंस हंस कर बातें करता, उसके हुस्न की तारीफें करता। मैं जानबूझकर किया करता ताकि माही को नीचा दिखा सकूं। मुझे उसे अजियत देने में मजा आता था क्योंकि वो मेरे लिए एक मुसलसल अजियत का सामान थी। मगर वो इस कदर ठीक थी कि खामोशी से कमरे के इस कोने में घुटनों पर हाथ रखे बैठी रहती। जितनी देर मैं जागता रहता वो भी जाग कर बैठी रहती। जब मैं फोन बंद करके सोने के लिए लेटता तो वो भी लेट जाया करती। उसका ये चक्कर मेरी समझ से बाहर था। वो अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोलती थी। मैंने नोट किया कि माही मेरे खाना खाने के बाद खाना खाती। एक रोज जब कॉफी बनाने में किचन में गया तो देखकर दंग रह गया। वो मेरे छोड़े हुए जूठे खाने की प्लेट में बचा खाना खा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। मैं कुछ पल के लिए घिंग सा रह गया। इस किस्म की बातें अच्छी हरकतें करके क्या साबित करना चाहती? वो बहुत साबिर है। शोहर से मोहब्बत और वफा जिताकर मेरी दिलचस्पी हासिल करने लगी थी। ये मुमकिन ही नहीं था। वो मेरे दिल में घर कर जाती। मैं रोज उस कोलीग से बातें करता। कई बार उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस लड़की से मोहब्बत होगी। मैं उससे ये बात भी बता चुका था कि मेरी बीवी बहुत बदसूरत है। मैंने उसे अभी तक हाथ तक नहीं लगाया। मैं रोज उससे अपनी बीवी की बुराइयां ही करता। जब मुझे लगा कि मैं नाइला के बगैर अब नहीं रह सकता तो मैंने उससे मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। उस दिन वो बहुत खुश थी, फौरन से मान गई। कहने लगी कि वो मुझसे दूसरी शादी पर भी राजी है, लेकिन मैं अलग फ्लाइट में रखूं। मेरे पास पैसों की कमी ना थी, इसलिए मैं नाइला से निकाह खुफिया कर लिया। वो मेरे फ्लाइट में रहती है। अब तो नाइला ही मेरे हवासों में सवार रहने लगी। मैं बदसूरत बीवी मेरे लाख इनकार पर भी मेरे सारे काम कर देती। पहल तो उससे ये बात पर लड़ता था, लेकिन मैंने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब मैं ये करता कि अपने वालिदैन के सोने के बाद घर से बाहर निकल जाता और नाइला के पास पहुंच जाता। सुबह ही मैं अपने वालिदैन से उठने से पहले ही घर लौट आता। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, इसलिए मैं नाइला के पास नहीं जा पाया। फिर वो मुझे कह चुकी थी कि वो मुझे बीमारी की हालत में नहीं संभाल सकती। वो मुझसे नखरे अटवाती थी। उसने कभी मेरे काम नहीं किए, लेकिन मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी ये बीवी मेरे काम कर देती। जब मुझे बुखार हुआ तो वो पूरी रात जागती रही। कभी मेरे सर पर पानी की पट्टियां करने लगती, कभी मेरे पाँव दबाने लगती, मेरे लिए सूप बना कर ले आती। गोया कि मेरी खिदमत में वो अपना आप भूल बैठी। लेकिन मेरे पत्थर दिल पर जरब कभी नहीं लगी। मैं उसे बस हकारत से ही देखता कि ये जाहिल अनपढ़ बस नौकरों की तरह खिदमत ही कर सकती है, शोहर के दिल को जीत नहीं सकती। शोहर का दिल तो बस हसीन बीवी ही जीत सकती है। जब मैं ठीक हो गया तो मैं नाइला के पास चला गया। वो मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी वो मेरे बगैर बहुत उदास थी। मेरे आते ही वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। ढेर सारी शॉपिंग के बाद उसकी नाराजगी दूर हुई। घर पहुंचकर उसने चाय भी मुझसे बनवा कर पी। वो हर वक्त मेकअप किए खुद को सजे सवारे रखती। खाना भी नहीं बनाती थी, कहती कुछ ऑर्डर करके मंगवा लो। अक्सर वो फोन पर न जाने किससे बातें करती रहती। एक दफा मैं घर गया तो मेरी पहली बीवी घर में कहीं नजर नहीं आई। जब मैं कमरे में गया तो उसकी आवाजें वॉशरूम से आ रही थी। जब मैं वॉशरूम में गया तो मेरी बीवी उल्टियां कर रही थी। मेरी वालदा भी मेरे कमरे में आ गई। मुझसे कहने लगी कि माही को डॉक्टर के पास ले जाओ। सुबह से इसकी तबीयत ठीक नहीं, मजबूरन मुझे ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरी बीवी का चेकअप किया और जो खबर मुझे सुनाई मैं चकरा कर रह गया। ये कैसे मुमकिन? मैंने तो सदफ को आज तक छुआ भी नहीं, फिर वो हामला कैसे हो सकती है? उसे बड़े गुस्से से घर लेकर आया, उसके बाजू से दबोचा और उसे अपनी माँ के पैरों के पास धक्का देकर फेंका। मैंने कहा पूछें अपनी भांजी से कहाँ से उसने मुंह काला किया है। जैसी ये खुद काली वैसी ही इसकी करतूतें भी काली। न जाने किसका पाप अपने वजूद में पाल रही है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझ पर ही बरसने लगी। कहने लगी शर्म नहीं आती, अपनी नेक बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तंजिया मुस्कुरा कर कहा मैंने आज तक इसे छुआ तक नहीं, ये माँ कैसे बन सकती है। मेरी वालदा हक्का बक्का मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं, लेकिन सदफ रोते हुए कह रही थी कि ये बच्चा मेरा ही है।
लेकिन मैंने उस बात पर कसम खा चुका था। मेरी वालदा चुप सी हो गई। मैंने कहा अब मैं इस औरत को एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रखूंगा। वो रोती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, कहती रही कि वो सच कह रही है, लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। इस बार मेरे माँ बाप को भी मेरी बात पर यकीन आ गया। फिर मालूम हुआ कि माही गांव में पहुंच गई। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि अच्छा हुआ जान छूटी। फिर मैंने अपनी माँ को एतमाद में लेकर नाइला के बारे में बता दिया। मैंने कहा मैं नाइला से शादी कर चुका हूँ। मेरे वालिदैन पहले तो मुझ पर गुस्सा हुए, लेकिन फिर कहने लगे कि वो नाइला को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये खबर जब मैंने नाइला को खुश होते हुए सुनाई तो वो परेशान हो गई। कहने लगी वो मेरे माँ बाप के साथ हरगिज भी नहीं रहेगी, उसे अकेला रहने की आदत है। मैंने कहा मेरे माँ बाप तुम्हें बहू मान चुके हैं, तुम्हें घर बुला रहे हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी वो अकेली ही रहना चाहती है, वो मेरे बूढ़े माँ बाप को कभी नहीं संभाल सकती। वो तो अपने लिए खाना नहीं बनाती थी कि कहीं उसका रंग खराब ना हो जाए, हमेशा बाजार से ही मंगवाती। मैंने बहरहाल नाइला को बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी। मैंने बुझे दिल के साथ अपने वालिदैन से ये कह दिया कि नाइला को काम की आदत नहीं और अकेली ही रहना चाहती है। मेरी बात सुनकर मेरे वालिदैन चुप हो गए, लेकिन मसला अब ये था कि मेरी वालदा बीमार रहने लगी, लेकिन नाइला इनको संभालने को तैयार ही ना थी। वो मेरा भी कोई काम नहीं करती। मुझे बहुत मुश्किल पेश आने लगी। मैं खुद अपने कपड़े इस्त्री करता और अपने वालिदैन को भी खुद संभालने लगा। 2 घरों के चक्कर में घन चक्कर सा बन गया। अब मैं ऑफिस में भी अपने काम में दिलचस्पी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वालिद भी बीमार ही रहते थे। मेरे बॉस ने ऑफिस में मेरी अदम तवज्जो के बायस मेरी तनख्वाह भी कम कर दी। नाइला की शाह खर्चियों की आदत की वजह से मेरा बजट आउट हो चुका था। आए दिन उसे पार्लर जाना होता था और शॉपिंग अलग। एक बार मैंने अपने फ्लैट में गया तो जैसे ही मैंने चाबी से दरवाजा खोला, मुझे कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही। नाइला किसी मर्द के साथ हंस कर बोल रही थी, कह रही थी अच्छा बेवकूफ बना कर रखा है मैंने अपने शौहर को। मेरे लिए वो सिर्फ एक कमाने वाली मशीन है, वरना उसके अलावा उसमें खूबी ही क्या है। मुझे वो एक आंख अच्छा नहीं लगता। नैन नकुश मोटे मोटे से हैं, कद का भी बस दरमियाना है और अब भरी जिसामत में और भी भद्दा और बेढंगा लगने लगा है। मुझे पता है कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर। मुझे घिन आती है उसके वजूद से। पहली बार मुझे ये लगा कि मुझे किसी ने आईना दिखाया है। सामने लगे शीशे पर जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं भी कोई बहुत हसीन तो ना था, बस मेरा रंग ही कुछ साफ था, जो अब मुसलसल कामकाज और 2 घरों के चक्कर से खराब हो चुका था। मेरे दिल पर ये बातें किस तीर की तरह लगी। मेरी वो बीवी जो खूबसूरत तो थी, लेकिन किरदार की कितनी बदसूरत और काली थी, और वो जिसे मैंने हकारत से झूठा इल्जाम देकर धक्के मार कर निकाला था, वो तो बिल्कुल किरदार की साफ शफाफ। जिन दिनों में बीमार था, बुखार की वजह से कपकपाहट का शिकार था, नींद की घुनूंदगी में मैंने न जाने कब माही के करीब हो चुका था। होश मुझे सुबह आई, लेकिन मैंने उसका इल्जाम भी उस पर लगा दिया कि उसने मेरी नींद बेहोशी का फायदा उठाया है। मैंने दरवाजा खोला तो नाइला किसी नौजवान लड़के के साथ गैर हालत में थी। मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उसे वहीं तलाक दी और गांव में माही को लेने चला गया। जब खाला के घर पहुंचा तो उसी दिन मेरे घर बेटा पैदा हुआ। दाई ने कमरे से बाहर निकलकर एक बच्चा मेरे हाथ में थमा दिया, जो बिल्कुल माही जैसा था, बस रंगत मुझ पर थी। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और सोच चुका था कि मैं माही से माफी मांग लूंगा, उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा, कि जब दोबारा से दाई घबराई हुई कमरे से बाहर निकली, कहने लगी कि माही मर चुकी है। ये सुनना था कि मेरे होश ही उड़ गए। वो कैसे मर सकती थी? मैं उससे माफी मांगने आया था, उसे अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन वो मुझे तड़पने के लिए छोड़ गई। मैं फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन ये पछतावे के आंसू तो शायद उम्र भर के लिए थे।